हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम टू आवर लिटरेरी चैनल एकेडमिक डोमेन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैथ्यू अर्नोल्ड की एक बहुत ही वेल नोन पोएम डूअर बीच का लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आप इसी पोएम का एक्सप्लेनेशन इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए लिंक को क्लिक कीजिए। और दोस्तों, अगर आप मैथ्यू अर्नोल्ड के बारे में जानना चाहते हैं तो इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। यूट्यूब पर आप मैथ्यू अर्नोल्ड एकेडमिक डोमेन टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आप इस पोएम की समरी चाहते हैं या क्वेश्चन आंसर इस पोएम पे चाहते हैं तो theacademicdomain.com को विजिट कीजिए। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो अब पोएम को देखते हैं यहाँ पर। तो इसमें मैथ्यू अर्नोल्ड जो होते हैं वो अपनी वाइफ के साथ हनीमून पे जाते हैं और वो एक समंदर के किनारे जो हम रूम कह सकते हैं या जो भी एक जगह होती है, कैबिन होती है, उसमें रहते हैं। तो फिर वहाँ से रात में जब वो वहाँ विंडो में से जब देखते हैं तो एक बहुत ही हसीन सा मौसम दिखता है। तब उसके बाद वो इस पोएम को कंपोज करते हैं। तो इस पोएम को देखते हैं यहाँ पर। द सी इज़ कॉम टुनाइट। आज की रात समंदर बहुत खामोश है, शांत है। द टाइड इज़ फुल। और टाइड अपने पूरे जोरों पर है। टाइड मीन्स जो है जो जवार होता है, जैसा कि हम जानते हैं जवार भाटा समंदर में आता रहता है। पानी की लहरें ऊपर आती हैं, नीचे जाती हैं। तो जो पानी की लहरें जो ऊपर आती हैं उसको टाइड बोलते हैं। तो जवार अपने जोरों पर है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। और मून बहुत ही सुंदर दिख रहा है। कहाँ पर? स्ट्रेट्स पर। स्ट्रेट्स जो इसको हम हिंदी में जलडमरू बोलते हैं। तो ये वाला हिस्सा है, इसको स्ट्रेट बोलते हैं। यानी ये जो है लैंड है, ये दोनों लैंड है। दोनों लैंड के बीच में जो पतला पानी का रास्ता है उसको स्ट्रेट्स बोलते हैं। तो पोएट ये बोलता है कि जो जलडमरू पर चाँद बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, यानी उसका जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है उस पर। चाँदनी रात है और जलडमरू पे जो उसका रिफ्लेक्शन है उस पर बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। अब यहाँ पर पोएट बोलता है कि ऑन द फ्रेंच कोस्ट, और जिस समंदर के पास है उसका जो दूसरा हिस्सा है उधर का, वो फ्रांस से मिलता है। तो वो जो फ्रेंच कोस्ट है, जो फ्रांस का उसका तट है, जो किनारा है समंदर का, वहाँ पर पोएट बोलता है कि द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। वहाँ पर लाइट चमकती है और चली जाती है, क्योंकि रात का टाइम है तो लाइटिंग है, तो उसी की बात करता है। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड, फिर बोलता है कि जो इंग्लैंड की पहाड़ियाँ हैं ये क्या करते हैं, स्टैंड खड़ी हुई हैं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट, ये खड़ी हुई है और ये बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ये भी चमक रही हैं। ग्लिमरिंग चमक रही हैं, यानी चाँद की रोशनी इन पर चमक रही है। चाँद की रोशनी पड़ती है तो इसमें चमक होती है। आउट इन द ट्रैंक्विल बे, और बे मीन्स खाड़ी, जैसा कि हम जानते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। तो जो बे है वो भी क्या है, ट्रैंक्विल है, खामोश है, शांत है। अब यहाँ पर पोएट अपनी वाइफ को बुलाता है कि आओ और देखो कितना हसीन मौसम है। तो कम टू द विंडो, आओ विंडो पर आओ। स्वीट इज द नाइट एयर, रात की हवा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही फ्रेश है। वनली, तो अभी तक जो हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कितनी पॉजिटिविटी है, यानी बहुत ही हसीन मौसम है, सब कुछ अच्छा है। मगर वनली, अब यहाँ पे आता है कि कुछ हट के है उससे। तो क्या हट के हम देखेंगे पोएम के लास्ट तक। वनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लांच्ड लैंड। अब पोएट बोलता है कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर वनली सिर्फ फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, यानी स्प्रे जब पानी की लहरें आती हैं किनारे की तरफ, तो जब किनारे पर आती है तो वहाँ पर कुछ पानी की फुहार भी होती है। स्प्रे में फुहार, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है पानी की लहरें हैं। तो वही जब वो पानी की लहरें आती हैं तो क्या होता है, वो वहाँ पे जब फुहार होती है तो वहाँ से बोलता है कि फ्रॉम, यानी उस लंबी फुहार से, यानी यहाँ से यहाँ तक जो आती है, तो जो पूरा पानी की लहरें जितनी लंबाई तक आती हैं तो पूरा फुहार रहती है। तो पोएट बोलता है कि वही जो ये पूरी जो लंबी फुहार है, ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, जो है सिर्फ उस लंबी फुहार से, कहाँ पर, जहाँ पर सी मीट्स, समंदर मिलता है, यानी उसकी लहरें मिलती हैं,
किससे? द मून ब्लांच्ड लैंड, यानी जो है चाँद की रोशनी से जो है वाइट की हुई ज़मीन पर। अब यहाँ पर ये हम देखते हैं कि ये जो पूरा मून ब्लांच्ड लैंड है, यानी समंदर का किनारा है और ये ज़मीन है, वहाँ पर चाँद की रोशनी पड़ने से ये क्या है, पूरा वाइट दिख रहा है। तो पोएट यहाँ पर वही बोलता है कि जहाँ पर समंदर अपने किनारे से मिलता है और वो चाँद की रोशनी से क्या हो गया है, पूरा वाइट हो गया है, वो किनारा वहाँ समंदर मिलता है। लिसन, सुनो, गौर से सुनो। लिसन मीन्स गौर से सुनना, हियर मीन्स ऐसे ही सुन लेना। तो बोलता है कि लिसन, जरा गौर से सुनो। यू हियर द ग्रेटिंग रोर, क्या तुम उस ग्रेटिंग रोर, ग्रेट मीन्स रगड़ना, क्या तुम उस रगड़ने की आवाज़ को सुनती हो? रोर मीन्स जैसा कि दहाड़ना होता है, मगर यहाँ पे आवाज़ से है। क्या तुम उस जो है रगड़ने की आवाज़ को सुनते हो? किसके रगड़ने की आवाज़? ऑफ पेबल्स, जो समंदर के किनारे छोटे छोटे पत्थर आते हैं लहरों के साथ। तो क्या तुम उस जो है पत्थरों के, छोटे छोटे कंकड़ों के, पत्थरों के जो रगड़ने से जो आवाज़ आती है, क्या उसको सुनती हो? सुनो उसे। विच द वेव्स ड्रॉ बैक, जिसे समंदर अपने साथ लेकर चला जाता है, जिसे समंदर की लहरें जब वो किनारे पर आती हैं और जब वो वापस जाती हैं तो उन छोटे छोटे पत्थरों को अपने साथ लेकर जाती हैं, और उसमें जब पत्थरों में रगड़ पड़ती है तो एक जो आवाज़ आती है, तो पोएट बोलता है कि उस आवाज़ को सुनो, जिसको समंदर की लहरें बैक लेकर जाती हैं, एंड फिलिंग, और फेंक देती हैं। कहाँ पर फेंकती हैं? एट देयर रिटर्न, है जब वो फिर वापस आती हैं और लहरें किनारे पर, तो वापसी में क्या करती हैं? उसको फेंक देती हैं। कहाँ फेंकती हैं? अपॉन द हाई स्ट्रैंड। हाई स्ट्रैंड, स्ट्रैंड मीन्स किनारा, तो अपने जो समंदर का जो ऊंचा किनारा है उस पर लाकर उसको फेंक देती हैं। और बिगिन, ये जो है, जो एक्टिविटी है, जो प्रक्रिया है, ये चलती रहती है। ये शुरू होती है, फिर रुक जाती है, फिर शुरू होती है। यानी जब लहरें जब समंदर में जाती हैं तो उसको लेकर जाती है कंकड़ों को, उसमें आवाज़ आती है, फिर थोड़ी देर के बाद खामोशी आती है, फिर लेकर आती हैं उसको, फिर लेकर जाती हैं। तो ये जो आवाज़, ये प्रक्रिया, ये एक्टिविटी चलती रहती है। तो पोएट वही बोलता है कि तुम क्या ये जो आवाज़ आती है उसको सुनती हो? विथ ट्रेमुलस कैडेंस स्लो। अब पोएट बोलता है कि इस आवाज़ में ये जो एक क्या है, ट्रेमुलस मीन्स कंपन, एक जो है कांपती हुई, कैडेंस मीन्स लय, हम यहाँ पे म्यूजिक कह सकते हैं। तो उस आवाज़ में जो एक कंटिन्यूअस ये आवाज़ चलती रहती है, तो उसमें क्या है, एक जो है वो एक म्यूजिक की तरह लगती है। स्लो यानी एक हल्की होती हुई एक म्यूजिक की तरह वो लगती है। एंड ब्रिंग, और ये म्यूजिक, ब्रिंग मीन्स लाती है, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, और ये हमेशा जो है कभी ख़त्म ना होने वाली उदासी लेकर आती है। इटर्नल नोट, इटर्नल में जो है जिसका अंत ना हो, जिसका जो कभी ख़त्म ना हो। नोट यहाँ टोन, जो किसी भी सॉन्ग की जैसा टोन होती है, सैडनेस हो सकती है टोन, हैप्पी टोन हो सकती है। तो वही बोलता है पोएट कि यहाँ पे ये जो है कभी ख़त्म ना होने वाली उदासी की टोन लेकर आती है, कभी ख़त्म ना होने वाली उदासी लेकर आती है, जो समंदर की लहरों से या पत्थरों के रगड़ने से जो आवाज़ आती है। अब पोएट बोलता है कि सोफोक्लिस लॉन्ग अगो। सोफोक्लिस हम जानते हैं कि ग्रीक फिलासफर थे और एक प्ले राइट थे जिन्होंने बहुत सारे ड्रामे लिखे हैं। तो पोएट बोलता है कि सोफोक्लिस ने बहुत पहले, लॉन्ग अगो, हर्ड इट, इसको सुना था, ऑन द ईजियन। ईजियन एक वहाँ पे ग्रीस में एक समंदर है। तो पोएट बोलता है कि जो आज मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ, बहुत पहले सोफोक्लिस ने भी ईजियन के किनारे पे इसी आवाज़ को सुना था। एंड इट ब्रॉट into his mind the turbid ebb and flow of human misery। और जब उसने इस आवाज़ को सुना था तो इसने भी जो है इसकी जो एब एंड फ्लो, जो उसका जवार भाटा है, यानी उसकी जो लहरें आती जाती थी, उसमें जो एक आवाज़ आती थी, उसको, उसमें भी उसने क्या सुना था? ऑफ ह्यूमन मिजरी। उस आवाज़ में उसने जो है इंसानों के दुखों को सुना था, जैसा कि आज मैं सैड टोन सुन रहा हूँ, तो सोफोक्लिस ने भी उसको बहुत पहले सुना था। और वी फाइंड आल्सो इन द साउंड अ थॉट, और हम भी, जैसा सोफोक्लिस ने सुना था, हम भी उसी साउंड में, इसी जो आवाज़ में एक हमारे अंदर भी एक थॉट आता है। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंट नदर्न सी,
यानी इस जो है ये जो जो हमारे सामने जो समंदर है, नर्दन सी, जो उत्तरी समंदर है हमारे सामने, जब हम इसमें उस आवाज़ को सुनते हैं तो हमें भी वैसे ही जैसा सोफोक्लिस ने जो है इंसानों के दुखों को उसमें सुना था, वही चीज़ हम भी जो है यहाँ वी फाइंड आल्सो, यानी हम भी इसी उसके लहरों के साउंड में, उसकी म्यूज़िक में हम भी जो है इंसानों के दुखों को क्या करते हैं, सुनते हैं। यानी यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि इंसान जब से वो दुखों से घिरा हुआ है, उसके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रही है हमेशा। अब यहाँ पर फिर पोएट बोलता है कि द सी ऑफ फेथ, जो एक आस्था का समंदर, जैसे ये अभी समंदर है हमारे सामने, वैसे ही आस्था का समंदर वाज वंस टू एट द फुल, वो भी ऐसे ही फुल था जैसे अभी ये समंदर है। आस्था का समंदर भी एक टाइम था, एक ज़माना था जब वो फुल था, यानी लोग जो है भगवान को मानते थे, लोग गॉड को मानते थे, लोगों के अंदर जो है रिलीजन के लिए आस्था थी, तो भी एक ज़माना था कि वो फुल था। एंड राउंड अर्थ शोर, और जो इस समंदर के किनारे क्या था, ले था, पड़ा हुआ था, लाइक द फोल्ड्स ऑफ अ ब्राइट गर्डल फोल्ड, और कैसे ये अर्थ को, ज़मीन को कैसे घेरे हुए था, जैसे चमकती हुई सर्किल की तरह ज़मीन के चारों तरफ वो आस्था का समंदर था। यानी उसको, ये पूरे अर्थ को, पूरे ह्यूमन बीइंग को अपने प्रोटेक्शन में, सेफ्टी में लिए हुए था। बट लेकिन अब क्या है, नाउ आई ओनली हियर, अब मैं सुनता हूँ, इट्स ब्लैंकली, इसकी सिर्फ उदासी अब मैं सुनता हूँ। जो आस्था का समंदर था अब वो तो नहीं रहा, मगर उसमें जो, उसको बस मैं महसूस कर सकता हूँ कि उसमें जो आवाज़ होती थी, उसमें उदासी को मैं सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। लॉन्ग विद ड्राइंग रोर, और उसकी रोर यहाँ पर भी हम आवाज़ से ले सकते हैं कि जो उसकी आवाज़ है क्या है, कम होती थी, रिट्रीटिंग, पीछे होती थी, यानी कम होते होते, मंद पढ़ते पढ़ते, टू द ब्रेथ ऑफ द नाइट विंड। नाइट विंड मीन्स जो है रात की हवा में, यानी एटमॉस्फेयर में, ये उसकी, यानी वो जो आस्था का समंदर था, उसकी आवाज़ भी कम होते होते क्या होती थी, एटमॉस्फेयर में पूरा जो है गायब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। डाउन द वास्ट एजेस ड्रेयर में जो है मंद पड़ जाना, हल्का पड़ जाना, यानी उसकी आवाज़ जो क्या होती है, मंद पड़ जाती है, हल्की पड़ जाती है। एंड एजेस मीन्स किनारा, और फिर क्या होता है, जैसे समंदर का किनारा होता है, फिर उसके किनारे पर क्या होता है, एंड द नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड के जो है, इस दुनिया के नेकेड सिंगल्स बचते हैं। सिंगल्स में पत्थर होता है, छोटे छोटे जो पेबल्स होते हैं, पत्थर होते हैं, उनको सिंगल्स बोलते हैं, और नेकेड मीन्स नंगे। यानी यहाँ पर पोएट के कहने का मतलब ये है कि जो आस्था का समंदर था पहले, अब वो ख़त्म हो गया है, वो भी ऐसे जैसे ये समंदर पीछे चला था वैसे वो भी ख़त्म हो गया है। और फिर जो यहाँ पे लोग हैं वो क्या है, नेकेड रह गए हैं, यानी बगैर रिलीजन के रह गए हैं। तो सिंगल्स ह्यूमन बीइंग के लिए यूज़ किया है पोएट ने यहाँ पे, नेकेड इसलिए बोला है क्योंकि वो आस्था से बहुत दूर चले गए हैं, रिलीजन से बहुत दूर चले गए हैं। अब यहाँ पे लास्ट के लाइनों में देखते हैं, लव लेट अस बी टू। अब वो अपने फिर बिलवेड को, अपनी वाइफ को एड्रेस करते हुए कहता है कि लेट अस बी टू, हमें एक दूसरे के लिए सच्चा होना चाहिए, वफादार होना चाहिए, टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए। तो बोलता है कि लव, हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, वफादार हो जाते हैं, सच्चे हो जाते हैं। फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि ये जो दुनिया है, विच सीम्स, जो दिखाई देती है, टू लाई बिफोर अस, हमारे सामने, लाइक द लैंड ऑफ ड्रीम्स, ये ख्वाबों की दुनिया है, बहुत ही हसीन दिखती है हमारे सामने। सो वेरियस, जो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही भिन्न है, बहुत ही अलग अलग तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। सो ब्यूटीफुल, जो बहुत ही खूबसूरत दिखती है। सो न्यू, बहुत ही न्यू दिखती है। हैथ रियली नाइदर जॉय, और रियलिटी में क्या है, इसमें कुछ भी नाइदर जॉय, यहाँ पे कोई भी आनंद नहीं है, ना लव, कोई प्यार नहीं है, ना लाइट, ना ही कोई यहाँ पर रोशनी है, ना सर्टिट्यूड, ना ही कोई सर्टेनिटी है, ना ही किसी चीज़ में जो है निश्चितता है यहाँ पर, ना पीस, ना ही यहाँ पे जो है पीस है, शांति है, ना हेल्प फॉर पेन, और ना ही दुखों का कोई जो है इलाज है, दर्द का कोई जो है मरहम यहाँ पर है। तो इसलिए हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, सच्चे हो जाते हैं।
और फिर पोएट बोलता है कि एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, और हम इस वर्ल्ड में ऐसे हैं जैसे हम एक अंधे मैदान में हैं। और अंधे मैदान में कैसे हैं? स्वेप्ट विथ confused alarms of struggle and flight where ignorant armies clash by night। तो हम अंधे मैदान में ऐसे ही हैं जैसे इग्नोरेंट, इसमें इग्नोरेंट मीन्स अज्ञान, अनजान, आर्मीज में जो है फौजें, आर्मी, क्लैश टकराते हैं, बाय नाइट अंधेरे में, विथ कंफ्यूज्ड अलार्म, यानी जब जंग का जो सिग्नल होता है उस सिग्नल से वो कंफ्यूज होकर, और जैसे रात के अंधेरे में और एक आपस में टकराते हैं, उनको यही नहीं मालूम होता है कि वो अपने आदमी को मार रहे हैं या अपने दुश्मन को मार रहे हैं। इसलिए यहाँ पर पोएट ने क्या कहा? इग्नोरेंट आर्मी। तो हमारी भी कंडीशन, हमारी भी सिचुएशन उन्हीं इग्नोरेंट आर्मी की तरह है कि हम जो है क्या कर रहे हैं, हमें कुछ भी मालूम नहीं है।